वहीं रुक जाओ किसान। हेमंत ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए उसे देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ साधु महाराज जी, आपने मुझे क्यों पुकारा? जिस मुखिया के घर पर जिस चोर ने चोरी की थी वह सत्य कह रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे हर काम करा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल है। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वह सारा का सारा दोष भाग्य पर ही डाल देता है। आप क्षमा कीजिए साधु महाराज, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ हेमंत। मुझ में भूत भविष्य वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातें समझ आ जाएंगी। किशन नगर राज्य के एक छोटे से गांव में हेमंत नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। हेमंत के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि विवाह के लायक हो चुकी थी। एक दिन हेमंत अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका मित्र बिरजू उसके पास आकर बोला, अरे हेमंत, तुमने सुना? अरे गांव के मुखिया के घर जिसने चोरी की थी वह हमारे गांव का ही सूखी लाल है। और जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने यह भी कहा कि वह चोरी करना नहीं चाहता था। सब भाग्य का खेल है। अरे ऐसा वही करते हैं जो मेहनत नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। अरे मूर्ख इतना भी नहीं समझते हैं कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना बोलकर हेमंत फिर से अपना हल चलाने लगा और बिरजू वहां से चला गया। शाम को जब हेमंत अपने घर की ओर जा रहा था तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। वहीं रुक जाओ किसान। हेमंत ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए उसे देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ साधु महाराज जी, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से बात कर रहे थे तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारे भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। कहना क्या चाहते हैं आप साधु महाराज? देखो, जिस मुखिया के घर पर जिस चोर ने चोरी की थी वह सत्य कह रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे हर काम करा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल है। लेकिन साधु महाराज, मैं अब भी अपनी बात पर अटल हूँ। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वह सारा का सारा दोष भाग्य पर ही डाल देता है। हेमंत, मेहनत के साथ साथ इंसान का भाग्य अच्छा होना भी आवश्यक है। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। आप क्षमा कीजिए साधु महाराज, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ हेमंत। मुझ में भूत भविष्य वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातें समझ आ जाएंगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। हेमंत अपने घर पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ देवकी उससे बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ माँ, क्या जरूरी काम बताना है? हेमंत, अब तुम्हारे बहन रानी विवाह के लायक हो गई है। हमने उसके लिए अच्छा वर ढूंढ लिया। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे गांव के जमींदार का दूर का रिश्तेदार भी है। अरे आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। मेरी फसल सारे राज्य में बहुत अच्छी लगी है। बस कुछ दिन बाद फसल की कटाई प्रारंभ होने वाली है। मैं अपनी फसल को राज्य में बहुत अच्छे दाम में बेचूंगा और फिर देखना आप, मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम से करूंगा। हेमंत के परिवार वाले मुस्कुराने लगे
मगर अगले दिन जब हेमंत अपने खेत पर गया तो खेत का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से घबरा गया। अरे अरे, यह क्या, मेरी फसल में तो कीड़े लग गए हैं। हे राम, यह कैसे संभव हो सकता है। हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द अपने खेत में दवाई का छिड़काव करनी होगी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हेमंत उसी दिन अपने खेत में कीटनाशक दवाई छिड़क दी। उसने बहुत प्रयास किया मगर कीड़े लगना बंद नहीं हुआ और हेमंत की फसल बर्बाद हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख हेमंत उदास हो गया और चुपचाप अपने घर चला गया। उसे उदास देखकर उसकी माँ देवकी उससे बोली, क्या हुआ हेमंत, तुम उदास क्यों हो? हेमंत सारी घटना बताते हुए बोला, माँ, हमारी सारी फसल बेकार हो गई है। मेरी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। चिंता मत करो बेटा, तुम तो हमेशा अपने मेहनत को ही भाग्य समझते हो, तो फिर क्यों रोते हो? जाओ जाकर जमींदार से कर्ज ले लो और रामनगर से बीज खरीद कर ले आओ। अपनी माँ की बात सुन हेमंत जमींदार की हवेली पर चला गया। और सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज चाहिए। तो देखो हेमंत, मुझे तुम्हें कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते हो कि मेरा ब्याज बहुत भारी होता है। सोच लो, क्या तुम समय पर मेरा कर्ज चुका पाओगे? जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती और ईमानदार भी हूँ। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। सही बात कह रहे हो, लेकिन बेटा हेमंत, क्या है ना कि भरोसा करके उधार दिया जाता है, ब्याज पर कर्ज नहीं। अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा। हेमंत गहरी सोच में डूब गया क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए भी धन नहीं था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा रखी थी। कुछ देर बाद हेमंत सोचते हुए बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है जमींदार जी। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं हेमंत को पकड़ा दी। हेमंत स्वर्ण मुद्राएं लेकर रामनगर गया और अच्छे बीज खरीद कर ले आया। फिर वह पूरी मेहनत से खेतों में बीज बोने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई, मगर जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, हेमंत ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ये देखकर हेमंत की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए घर आया और सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला, माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई माँ। ऊपर से मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया। अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? अरे हेमंत, कुछ दिनों में लड़के वाले रानी को देखने आने वाले हैं। ऐसे में तो मेरी सारे गांव के सामने अपमान हो जाएगी। तभी वहाँ जमींदार आ गया और हेमंत से बोला, अरे ओ हेमंत, मैं अपना धन ब्याज सहित लेने आया हूँ। क्या हुआ भाई, कहाँ हो? जमींदार जी, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है। मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। क्या कुछ समय की मोहलत? ए बुड़बक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे सारा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। देख भाई, वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करता हूँ। अब अगर तुम अपना खेत छुड़ाना चाहते हो तो सीधी बात है, मेरा धन ब्याज सहित लौटा दो और खेत ले जाओ। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। हेमंत के हाथ से उसका खेत भी चला गया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। यह सब देखकर एक दिन हेमंत अपने पिता से बोला, पिताजी, खेत भी हाथ से चला गया और घर में राशन भी खत्म हो गया। बेटा, मुझे लगता है कि हमारी बेटिया का विवाह अब कभी नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है कि रामनगर के महाराज विक्रम बहुत ही दयालु हैं, तो जाकर उनसे सहायता क्यों नहीं मांगता?
आप सही कहती हो माँ। मैं आज ही रामनगर जाकर महाराज से सहायता मांगता हूँ। हेमंत उसी दिन रामनगर के राजा विक्रम के महल में जाने ही वाला था, लेकिन सहयोग से राजा विक्रम उसे महल के बाहर ही मिल गए। हेमंत ने राजा विक्रम को सारी घटना बताते हुए कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज मेरी सहायता कीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लगे हैं, जबकि आसपास के किसानों की फसल में ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा भाग्य सही नहीं चल रहा है, और दूसरा यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म, यहाँ से जा सकते हो। राजा विक्रम की बात सुनकर हेमंत उदास हो गया और अपने गांव की ओर चल दिया। आधे रास्ते में वह एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने आप से बोला, पता नहीं यह मेरे सुख को किसकी नजर लग गई है। तभी हेमंत की नजर सामने पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसके शरीर से खून बह रहा था। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और देखा कि वह मर चुका है। अरे यह तो मर चुका है। तभी हेमंत की नजर उसके हाथ पर गई, जहां एक बड़ा हीरा चमक रहा था। अरे यह हीरा तो बहुत कीमती लगता है। क्यों ना इसे मैं केशव नगर जाकर किसी जौहरी को बेच दूं। इससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकता हूँ। तभी हेमंत के मन में एक आवाज आई, यह गलत है, यह चोरी जैसा होगा। क्या नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर हेमंत के मन में एक दूसरी आवाज आई, अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इसे ले जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लूं। यह विचार आते ही हेमंत हीरा लेकर केशव नगर चला गया और एक जौहरी के दुकान पर जाकर बोला, यह मेरा हीरा है, इसके कितने दाम मिलेंगे? जौहरी हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, यह हीरा तो बहुत ज्यादा कीमती है और इस युवक की हालत देखकर साफ लग रहा है कि ये इसका नहीं है। जौहरी ने हेमंत को बहुत कम मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा, ये लो, ये हीरा इतने का ही है। क्या कह रहे हो? यह हीरा तो बहुत कीमती है। लाओ इसे वापस करो। मैं इसे किसी और जौहरी को बेच दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब यह हीरा मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूं कि यह तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक कोई ऐसे चिंती फटे कपड़े पहनने वाला नहीं हो सकता। देखो, जो दिया है उसे लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। यह सुनकर हेमंत क्रोधित हो उठा और हीरा छीनकर जौहरी को धक्का दे दिया। जौहरी का सिर दीवार से टकराया और वो वहीं दम तोड़ बैठा। यह देखकर हेमंत के हाथ पैर फूल गए। हे भगवान, यह मुझसे क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक व्यक्ति आ गया और उसने झोरी को मरा हुआ देख, साथ ही उसने हेमंत के हाथ में हीरा देखकर सारा माजरा समझ लिया। हेमंत घबराते हुए उस व्यक्ति से बोला, मैंने इसे नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था जो यह नहीं दे रहा था। मैंने तो उसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता वो कैसे मर गया। तुम्हें यह हीरा जंगल में मिला था ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें यह हीरा उस व्यक्ति के पास मिला होगा जो झाड़ियों में मरा हुआ पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। हाँ, लेकिन तुम यह सब कैसे जानते हो? अरे क्योंकि मैंने ही उसे मारा था। वह मेरा साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था और मैंने उसे पीछे से वार करके मार डाला। क्या, कौन हो तुम? मेरा नाम चंदन है। मैं महाराज विक्रम के राजकोष में काम करता हूँ। मैंने ही राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चुराए थे और यह जौहरी उन्हें खरीदता था। अच्छा हुआ ये मर गया, क्योंकि यह हमेशा कम दाम देता था।
इतना कहकर चंदन ने अपनी जेब से एक बड़ी पोटली निकाली। हेमंत ने देखा कि उसमें कई छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। चंदन ने हेमंत से कहा, ठीक है, ये पोटली तुम रख लो और अपने गांव ले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इसे लेने आऊंगा। लेकिन यह तो बहुत ज्यादा हीरे हैं। क्या तुमने इन्हें भी राजा विक्रम के कोष से चुराया है? हाँ, और मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। यह हीरे तुम्हारे घर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा और मैं कहूंगा कि जंगल में तुमने ही उस व्यक्ति को मारा था और उसका हीरा छीन कर यहाँ ले आए थे। हाँ, और जब जौहरी ने हीरा खरीदने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे भी मार दिया। लो भाई, सब जगह तुम ही फंसोगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वह करूंगा। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर चंदन ने मरे हुए जोरी के पास से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाकर हेमंत को थमा दी। हाँ, अब यह मर चुका है तो इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर भी तुम्हारा ही अधिकार है, ले लो। हेमंत स्वर्ण मुद्राएं और चंदन द्वारा दिए हीरे को लेकर चुपचाप अपने गांव की ओर चल पड़ा। चंदन धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि हेमंत का घर किस गांव में और कहां है। कुछ घंटे बाद हेमंत अपने घर पहुंचा और चंदन निश्चित होकर वहां से चला गया। हेमंत ने चंदन द्वारा दी गई हीरे की पोटली छुपाकर रख दी और स्वर्ण मुद्राएं अपने पिता सुखदेव को देते हुए बोला, यह लो पिताजी, महाराज विक्रम ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस खाया और यह स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। यह तो बहुत अच्छा हुआ हेमंत, इन स्वर्ण मुद्राओं से हमारा कर्ज भी उतर जाएगा, खेत भी वापस मिलेगा और मोनी का विवाह भी हो जाएगा, है ना? अगले दिन हेमंत जमींदार के पास गया और उसकी कर्ज चुकाते हुए कहा, ठीक है, तो मैंने जितना कर्ज लिया था वह शुद्ध सहित अब चुका रहा हूँ। ठीक है भाई, यह लो, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा हुआ। मुझे तो बस अपने धन से मतलब था, जो मुझे ब्याज सहित मिल गया, बस बात खत्म। हेमंत जमींदार की हवेली से खुश होकर चला आया, लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर वह स्तंभ रह गया। उसके घर में राजा विक्रम, उनके मंत्री हुकुम सिंह और 2 सैनिक खड़े हुए थे। दोनों सैनिकों ने चंदन को पकड़ रखा था। राजा विक्रम का मंत्री हुकुम सिंह राजा विक्रम की ओर देखते हुए बोला, महाराज, हमारे गुप्तचर ने बताया है कि चंदन इसी घर में छुपा था। अब तक महल से जो भी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चोरी हुए थे वो चंदन ने ही चुराए थे। जब गुप्तचर ने कल उस जौहरी की दुकान पर छानबीन की तो उसे मरा हुआ पाया। महाराज, जौहरी को मैंने नहीं मारा, उसे हेमंत ने मारा है और मेरे साथी को भी हेमंत ने ही मारा है। यह सुनकर हेमंत के हाथ पैर कांपने लगे। राजा विक्रम क्रोधित होकर बोले, अरे, तुम तो मुझसे सहायता मांगने के लिए आए थे, सीधी तरह बता दो, हमारे राज्य से चुराए गए हीरे कहाँ हैं? डरते हुए हेमंत ने हीरे की पोटली राजा विक्रम को थमा दी और कहा, महाराज, चंदन झूठ बोल रहा है। मैं तो जौहरी के पास हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उसे धक्का दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगा। तभी चंदन वहां आया और उसने मुझे राजकोष से चुराए हुए हीरो की पोटली दे दी। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वह आपसे शिकायत कर देगा। तुम्हें वो हीरा कहाँ से मिला? महाराज, जब मैं आपकी सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ व्यक्ति मिला जिसके हाथ में यह हीरा था।
तो तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचित करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितना चंदन तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वह मजबूरी में किया। मेरे परिवार की हालत बहुत दयनीय थी। ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा विक्रम ने यह कहा, हेमंत को कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई। तभी वहाँ वही साधु आए जिसने रात समय नजरों से हेमंत की ओर देखा और बोला, क्यों हेमंत, अब समझ में आ गया भाग्य का खेल? साधु महाराज, अब मैं समझ गया। मनुष्य का भाग्य अच्छा होना चाहिए, वरना वह कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती। आपने सही कहा था कि मजबूरी हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। महाराज, इसे छोड़ दीजिए, ये बेचारा भाग्य का मारा है। मैं इसे जानता हूँ, ये मेहनती व्यक्ति है और इसका अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साधु महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना कहकर राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ वहाँ से चले गए और सैनिक चंदन को पकड़ कर ले गए। देखो, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए बुरा समय लिखा था, जो अब खत्म हो चुका है। याद रखना, इंसान की मेहनत जितनी जरूरी होती है, उतना ही उसका भाग्य भी महत्वपूर्ण होता है। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। साधु की बात सही निकली। कुछ महीनों बाद जब हेमंत ने फसल बोई तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और राज्य में सबसे अच्छे दामों में बिकी। आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।